क्योंकि मार्केट उनको इंडिकेशन दे रहा है, जैसा कि बता रहे हैं अनुराग जी, तो इस इंडिकेशन के आधार पर ट्रंप साहब की रणनीति बड़ी जल्दी बदलेगी, इसकी संभावना है क्या? आप क्या मानते हैं? तो लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से नजरें कहीं पर है और निशाना कहीं और है। जो अच्छा। अनाउंसमेंट किया गया है टैरिफ के द्वारा, उसने नो डाउट हम्म, ग्लोबल मार्केट्स पर भूचाल पैदा किया है। लेकिन अनुराग हाँ, एक बात की चर्चा कर रहे थे जो कि सिग्निफिकेंट है कि ये पूरे हाँ, टैरिफ के संदर्भ में जिसमें सबसे हाँ, ज्यादा गिरावट हुई है वो यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स की हुई है। और हम्म, ये जग विदित है कि यूएस को बहुत बड़ी मात्रा में डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये जो हम्म, यील्ड्स गिरेंगे, उसका भी एक कोलैटरल फायदा जो है वो यूएस को हो रहा है। दूसरा, जिस तरह की ये डॉलर की वैल्यू में गिरावट हुई है, उसके कारण यूएस की कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव हो गई है ऑटोमेटिकली। तो मेरा कहने का मतलब ये हम्म, है कि बिना फेडरल रिजर्व के किसी डिसीजन के द्वारा यील्ड में इतनी बड़ी गिरावट, बिना किसी डिवैल्यूएशन के डॉलर में गिरावट, तो ये दोनों तो ऑलरेडी हो गए एक्शंस, जिसका कि रूट कॉज दिया जा रहा है टैरिफ को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शायद नजरें कहीं और है और निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। देखिए टैरिफ ये एक इन्होंने, बड़े नया पर्सपेक्टिव आपने दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए एक झटके में पूरे टैरिफ को अनाउंस कर दिया और अब उनके लिए तो प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। वो चाहेंगे तो बायलैटरल नेगोशिएशन से टैरिफ नेगोशिएट करके, हो सकता है जैसा अनुज कह के गए, हो सकता है 6 महीने में हम वापस वहीं चले आएंगे जहां पर हम अभी थे। तो हम्म, हम्म, जो उन्होंने निशाना लगाया है वो कहीं और है। अदरवाइज अगर आप फेस वैल्यू पर देखें तो जो हम्म, अनाउंसमेंट हुआ है टैरिफ का, ये क्लासिक केस है जिसको अपने कहते हैं हिंदी में ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये हम्म, इतनी सिंपलिस्टिक और फूलिश डिसीजन, मेरे ख्याल से हम्म, इतने मरे हुए बिजनेसमैन, मैं उनको पॉलिटिशियन बाद में हम्म, मानता हूँ, मैं उनको बिजनेसमैन पहले मानता हूँ, हम्म, ये इतना फूलिश डिसीजन वो नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि निशाना कहीं और था, तो दूसरा निशाना जिसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट निशाना है, उसमें तो कामयाब हो गए कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। और होते जा रहे हैं और भी। अनुराग ने और भी कहा ना, होते जा रहे हैं। 4.8 से घट के 3.9% हो गया है ट्रेजरी का यील्ड। हाँ। अच्छा, ये जो है मनीष डांगे जी, एफआईज क्या करें ऐसे में? एफआईज तो बड़े तेजी से निकल के गए थे बाहर। अब मार्केट का वैल्यूएशन देख लें, यूएस की हालत देख रहे हैं, तो एफआईज को करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं? आपको कोई हिंट्स मिल रहा है मनीष जी? नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा हिंट किसी के पास हिंट नहीं है। एफआई एज अ ब्लॉक कुछ होता नहीं है, हर बंदा अपना इंडिपेंडेंट हम्म, डिसीजन लेता है। बट मेरे ख्याल से हम्म, एक एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कोई जो सोच रहा है 3-5 साल के लिए, वो शायद ये हम्म, सोच रहा होगा कि जो एंड गेम है, और मेरे ख्याल से एंड गेम वो है डेप्रिशिएट करना है डॉलर को। जो मैंने बताया था कि एक हम्म, पहले हिस्टोरिकली हुआ है एक बार, और वो हम्म, उस एंड गेम को अगर सिर्फ ट्रम्प का सक्सेस का मेजर वही होगा कि डॉलर सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट कर पाए क्या। तो अगर वो हम्म, ऐसा होता है, तो एट सम पॉइंट इन टाइम मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनेगा फिरंगियों के लिए कि वो हम्म, रीलोकेट करें कैपिटल को वापस से आउटसाइड यूएस। मैं हम्म, जनरली डॉलर बुल रहा हूं पिछले कई सालों से, और पहली बार एक ऐसा हम्म, माहौल बन रहा है जिसके अंदर जो गोल्ड के थ्रू आपको दिख रहा है, लेकिन आईएनआर के थ्रू या सीएनवाई के थ्रू या डीएक्सवाई में नहीं दिख रहा है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम अगर वो ये निगोशिएट कर पाते हैं दूसरे देशों से कि वो फोर्सफुली इन कंट्रीज की करेंसी को अप्रिशिएट करवा दें और डॉलर को डिप्रिशिएट करा दें, तो मेरे ख्याल से हम्म, इसका जो साइड एक्ट है वो फॉरेनर्स का ये रहेगा कि शायद चलो एक बार यहां से रीलोकेट करते हैं। अब मेरे मेरे को नहीं लगता है कि यूएस इन्वेस्टर्स रीलोकेट कर पाएगा, बट दुनिया भर का इतना अनाप शनाप पैसा जो यूएस मार्केट्स में लगा हुआ है, वहां पे रिफ्लेक्स थोड़ा सा हम्म, उल्टा हो जाएगा कि नहीं चलो वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आपका देश का जो सुप्रीम लीडर है वो खुद चाह रहा है और हम्म, पूरा अपैरेटस और ब्यूरोक्रेसी ये चाह रही है कि उनकी करेंसी वीक हो, तो उस देश के अंदर आप हम्म, वहां की रिस्क को क्यों चलाएंगे। तो रैके मेरे क्यों ख्याल से रहेंगे, एक बिल्कुल। एक 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 ये केस बन सकता है, बट वो सेकंड ऑर्डर थर्ड हम्म, ऑर्डर है।
देखिए हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कियोटिक है थोड़ा सेटअप, तो इसमें एक चीज ही सर्टेन है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये किस एक ही चीज सर्टेन है, जो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा, बहुत सही आपने कहा सुदीप जी। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा पंच लाइन दिया कि एक सर्टेन है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन एफआईज को लेकर के बहुत हम लोग चर्चा कर चुके थे जब शेयर बाजार में, अपने भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। अब फिर से एफआई सुर्खियों में कि अब एफआईज करेंगे तो क्या करेंगे। आंकड़े भी बड़े मिक्स से आ रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? अभी तो आएंगे हमारे पास? बहुत अनसर्टन सिनेरियो है। मुझे नहीं लगता है कोई एफआईआई का भी कभी अभी कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आज देखिए ऐलान किया जा रहा है कि फार्मा में भयंकर टैरिफ आएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? फार्मा जो बात होता रहता है इंडस्ट्री वालों से, वो कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वीजा भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग 8 गुना ज्यादा खर्चा होगा। अब यूएस कंज्यूमर, यूएस हेल्थ केयर, कैन दे एब्सॉर्ब इट? शुड दे एब्सॉर्ब इट? विल दैट बी पैलेटेबल? आपने क्या कहा कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग 8 गुना महंगा होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडस्ट्री वाले कहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि बाय एंड लार्ज आप कुछ चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, उसके बगैर अगर आप यूएस में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करो वही सेम चीज, तो 8 गुना खर्चा ज्यादा हो। अब सोचिए ये इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? ये इम्पैक्ट जाएगा यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पे। अब ये कैसे इसको हैंडल करेंगे? मतलब मैं बाकी जैसे अनुराग जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे, मनीष जी कह रहे थे एंड गेम कुछ और है। बिल्कुल मैं मानता हूं, आई एम श्योर मन में कुछ और है, जरूर है, पर ये भयंकर तरीका है वो एंड गेम पे मतलब रियलाइज करने का। करेंसी डिप्रिसिएशन बोले या यील्ड कम करने की बात बोले, मतलब उसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बड़ा भयंकर है। और उसका मतलब नतीजा क्या होगा यूएस इकोनॉमी पे, यूएस कंज्यूमर्स पे, इनके एक मिनट, मनीष डांगे जी कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? एक सुदीप जी, मनीष जी को जोड़ना चाहते हैं। हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुद्दा ये नहीं कि वो फार्मा या कुछ और ऐसी चीज या नाइकी शूज को उनको बनाना है। मुद्दा ये है कि आप उनकी चीजों को, उनके सोयाबीन को, उनके फ्रूट्स को, उनकी वेजेस को, उनके कार को आप खरीद लें। थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा वन स्टेप बैक लेकर के कि यूएस आज के कुछ सालों, साल, 1.5 साल, 2 साल, इनफैक्ट 6-7 साल पहले तक वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ कंट्री था। ठीक है, जो आज जो ये मागा मूवमेंट है वो का उसका एक पार्ट यही है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि भाई हम इतना कम टैरिफ चला रहे हैं और बाकी दुनिया सारी इतनी ज्यादा टैरिफ लगा के रखी है। तो उनका आस्क ये है कि हमको टेस्ला बेचने दो, आपको हम हमारे को टैरिफ मत लगाओ। लेकिन अगर वो टेस्ला अगर यहाँ और वहाँ की कारें वहां मैन्युफैक्चर करके यहाँ बिकने लगेगी और जो चीजें जो यूएस अच्छा कर सकता है, तो आपकी कंपनियां रोस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इम्पैक्ट जो है वो उस तरीके से आएगा। भाई उनका सिंपल सा आस्क है कि हम भी जीरो करते हैं, तुम भी जीरो करो। तो उसमें चाइना को फायदा हो जाएगा शायद से। मुझे नहीं लगता चाइना को उसमें नुकसान होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि नुकसान। सुदीप जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? सॉरी मनीष जी, मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा कि आपको एक तीर से निशाना लगाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, टेस्ला वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पॉइंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये तो पूरा स्लेज हैमर यूज किया जाए और इसका मतलब बहुत सारा एडजेसेंट कैजुअलिटीज होगा। जो कोलैटरल डैमेज जो होगा ना, वो भयंकर कोलैटरल डैमेज होगा। ये शायद अनुराग जी ज्यादा समझा पाएंगे, पर मुझे जो बाहर समझता है ये तो भयंकर कोलैटरल डैमेज होगा और हो रहा है। पता नहीं ये कहाँ खत्म होगा। तो आपका क्वेश्चन लक्ष्मण जी की एफआईआईज क्या करेंगे, मेरे जितने लिमिटेड दोस्तों से बात होता है जो एफआईआईज में बैठे हैं, के लिए भी हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यही है। ये कंप्लीटली एक अननोन टेरिटरी में घुस गए हैं। अब क्या होगा, कहां पे क्या करेंगे, उनको भी मतलब समझ सही ढंग से नहीं आ रहा है। तो मैं तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ग्राउंड में जो देख रहा हूं कि सब लोग मतलब वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, मीडियम टर्म वो भी छोड़िए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पा रहे। नहीं, लेकिन एक चीज तो मान के चल रहे हैं आप लोग, अनुराग जी आप भी ध्यान दीजिएगा कि फार्मा में आप भले ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन ड्यूटी लगाने की धमकी दे दीजिए, लेकिन पूरा फार्मा बना लेंगे यूएस में ये संभव है नहीं। और बना भी लेंगे तो लंबा समय लगेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। आप पूरा दूसरा अप्रैल गारमेंट हो, नाइकी हो, जो एग्जांपल आपने दिया, बना तो सकते नहीं है। तो बजाय कि इस तरह के एक तरफा हथियार चलाने के, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करिए,
एक देश से बात करिए। और यूएस तो इतनी बड़ी कंट्री है, उसकी बातों को अनसुना तो कर नहीं सकता। एक बार बोलेंगे कि आप इधर कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ ये काम करने जा रहे हैं, अपने आप सब कर लेंगे। भारत ने तो बजट में पहले ही ड्यूटी घटा दी। तो इस तरह का हथियार चला करके आप पहले अपना इतना नुकसान कर लीजिएगा, फिर कहेगा नहीं जी अब तो हम ठीक हो गया, फिर से वापस करते हैं, तो ये बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्यों? हाँ, तो लक्ष्मण जी देखिए, अच्छा इसमें दो डायरेक्शनल बातें हैं, बट पहले मैं एफआईज का बात बाद में करते हैं, बट हाँ पहले ये हाँ। जो आपने टैरिफ की बात कही, देखिए हम्म थोड़ा अनफेयर गेम चल रहा था वर्ल्ड में, राइट? अब इंडिया का ट्रेड देख लीजिए, इंडिया में नैरेटिव क्या चला रखा है लोगों ने? देखिए हमारा तो एवरेज टैरिफ 11% है, यूएस का 4% है, 6-7% का ही तो डिफरेंस है, क्या बड़ी बात है? दिस इज अ दिस इज अ फॉल्स स्टोरी। इंडिया ऑटो पे, कार्स पे 110% टैरिफ लगाता है, इंपोर्टेड टैरिफ, इंपोर्टेड कार्स पे। उसको काउंट नहीं करें, बाकी सब लग्जरी आइटम्स पे 100, 150, 200% का टैरिफ है, वो आप काउंट नहीं करें, बोले देखिए हमारा टैरिफ तो 11% है। ये सब नॉनसेंस है। रियलिटी इज फ्री ट्रेड बोथ साइडेड होता है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अब कॉन्वर्सेशन जब होगा तो वो कहेंगे कि ये 40 बिलियन का गुड्स डेफिसिट है, ठीक है छोटा है, लेकिन द पॉइंट इज 90 बिलियन के ट्रेड में, गुड्स में 40 बिलियन का डेफिसिट है इंडिया का, तो कुछ तो इंडिया रोक रहा है ना आने से। तो आई थिंक वो एक गोल है जो आप सब अचीव कर लेंगे, राइट? क्योंकि उसमें छोटी इकोनॉमीज को नुकसान ही होने वाला है अगर वो नहीं करते हैं तो। वो पहले कोई इग्नोर करता था, अब ये इग्नोर करने को तैयार नहीं है, राइट? तो पहला तो ये मैं बता दूं, बिकॉज ये जनरली इसका डिस्कशन कम होता है इंडिया में। वो बोलते हैं देखिए हमारा तो फेयर है, पता नहीं वो क्यों गलत लगाया है 25%। मैंने हर जगह सुन लिया ये सब, ये यू नो दिस काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी फॉल्स नैरेटिव, राइट? तो इंडिया पे 26% ठीक लगा है, आप देखिए उसके जाकर के टैरिफ, और बहुत सारे लोग साथ में जब टैरिफ कैलकुलेशन हाँ। करिएगा ना अनुराग जी, तो थोड़ा सा ये भी कैलकुलेट करिए कि हमारे से रॉयल्टी के तौर पे कितना कुछ ले जाते हैं, वो भी तो आपकी आमदनी है। सर दो, ड्यूटी हाँ, देखेंगे। मैं बता देता हूँ 33 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया, उसमें हमारे बीपीओ, आईटी, टेक्नोलॉजी कंपनी सब आती हैं। यूएस करता है 24 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंडिया को। उस 24 बिलियन में 2 बिलियन की रॉयल्टी है, और 12 बिलियन का यूएस ट्रैवल है इंडिया से लोगों का। तो अगर उसको नापेंगे तो लक्ष्मण जी फिर उसमें फिर बात फिर गहरी हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। बात ठीक है, चलिए इसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग फिर मुद्दे से भटक तो जाएंगे। अब मुद्दा ये है सिर्फ वही मेन कह रहा कि हूं। एफआईज क्या करेगा। मैं सिर्फ मुद्दा इतना रख रहा हूं कि वो फॉल्स नैरेटिव चलाने की जरूरत नहीं है कि 26% उन्होंने बेमतलब में लगा दिया। इंडिया इज नोटोरियसली हाई टैरिफ कंट्री, सबको पता है, किसको नहीं पता, ये एवरीबॉडी नोज दिस, राइट? तो वो बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा गिव अवे है वो देना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई इट्स, मनीष जी ने कहा कि ये इमर्जिंग कंट्रीज के लिए नुकसान है इसमें। एफआईज का सिंपल देखिए इक्वेशन नहीं पता, लेकिन एफआईज के लिए बड़ा मेजर डिसीजन पॉइंट है, जैसा जो मनीष जी ने कहा कि यूएस डॉलर वीकन होता है, स्ट्रेंथन होता है। अभी तो वीकन इसलिए हो रहा है बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, तो वीकन हो जाएगा, राइट? लेकिन टैरिफ्स की वजह से वो स्ट्रेंथन भी हो सकता है, राइट? तो वो दोनों नैरेटिव चल रहे हैं, कौन सा जीतता है वो नहीं पता। अगर बाकी कंट्रीज ने दे दिया वो फ्री ट्रेड तो फिर स्ट्रेंथन हो जाएगा। अभी यूरोपियन यूनियन को का सपोर्ट हट गया। अब देखिए हम यूक्रेन वॉर और ये सब की बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ गुड आउटकम एटलीस्ट कि वो वॉर इज नाउ बिहाइंड अस, राइट? यूरोप में इन्वेस्ट करना है, चाइना में इन्वेस्ट करना है, यूएस में इन्वेस्ट करना है, या इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरवेट होना है? ये कंपैरेबल मार्केट्स नहीं है, लेकिन एक ओवरवेट अंडरवेट की सिचुएशन हर एफआईआई के पास में है, एंड दे डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर। बट एक आंसर जरूर लग रहा है कि इसमें चाइना का वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वो बहुत सस्ते थे। यूरोप फिजिकल स्पेंडिंग की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने डेट लेना है, तो उनके यहाँ एक स्पेंडिंग बूम आएगा जो यूएस ने 4 साल से चला रखा है। और यूएस अगर प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन कर पाता है तो वहां भी बदलाव हो सकते हैं। वी विल सी हु विंस, बट आई विल नॉट बेट माई मनी ऑन यूरोप। यूरोप 2009 नहीं। से 1% पे ग्रो कर, 1% 2009 से ऐसी इकोनॉमी पे, इफ समबडी टेल्स मी दैट दे विल टर्न अराउंड द शिप, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। स्टे बुलिश। मैं और थोड़ा सीधा सवाल पूछता हूं अनुराग जी, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा कि भारत में क्या एफआईज आएंगे। इसके पक्ष में मैं एक दलील देता हूं, जो कि आप तो बिल्कुल मार्केट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यूएस के साथ बाकी दुनिया के देशों को देख लीजिए, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है
कि ट्रम्प 2.0 में पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पे सबसे पहले यूएस के ट्रेड नेगोशिएटर पहुंचे थे। पूरी टीम यहाँ पे आई थी, 4 दिन 5 दिन रही थी, नेगोशिएट करके गई है। तो इट मीन्स यूएस का ट्रेड नेगोशिएशन अगर किसी देश के साथ पहले सबसे पहले होने जाएगा तो भारत के साथ हो सकता है। तो ये सब कुछ आकर्षक पॉइंट हैं। अब कितना क्या होगा वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो क्या ये सब चीज़ें